स्वागत है आप सबका ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल परिवार में। आज हम शिक्षा जगत के उस महान व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफर तय किया। सर के मार्गदर्शन में आज कई विद्यार्थियों ने RAS, SI व शिक्षक जैसी भर्तियों में सफलता ली और विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। तो मिलते हैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित सर से और जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब परिवार पर आपका स्वागत है। आज अपने स्टूडियो में खास मेहमान के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित हैं, जिनके साथ खास मुलाकात होने वाली है। तो आप ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संपत जी। जी सर, हमारे ऑनलाइन सारथी यूट्यूब परिवार में बहुत सा स्टूडेंटों का परिवार जुड़ा हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों का परिवार जुड़ा है, जो आपके बारे में शिक्षा जगत में आपका जो क्या बात प्रयास रहा था। और मैं ये कहूँ कि शिक्षा जगत में आज मैं आपको उस शख्सियत तक मिलाना चाहता हूँ जो वास्तव में इनसे पढ़े हुए हजारों विद्यार्थियों ने जो सफलता हासिल की है। तो पहले सर आपके शिक्षा के बारे में और कैसा आपका संघर्ष रहा था शिक्षा शुरू करने से लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का। धन्यवाद संपत जी। सबसे पहले तो इस ऑनलाइन परिवार का आपने मुझे हिस्सा बनाया, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों से बात करने का एक अवसर दिया। इसके लिए मैं आपके ऑनलाइन सभी विद्यार्थियों को और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, ये कहा जाए कि एक ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्ति जब शहर की तरफ आता है और एक बड़ी उम्मीद लेकर के आता है अपने घर परिवार से, और वो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करूँगा, आगे बढ़ूँगा, माता पिता और सभी लोग आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो बड़ा एक संघर्ष का दौर होता है। जैसे आजकल काफ़ी परिस्थितियां अच्छी हुई है। यदि मैं बात करूं कि जब 1994 के बाद जब जोधपुर आना हुआ तो बड़ी स्थितियां गंभीर थी। अभी विद्यार्थियों के लिए ऐसी समस्याएं नहीं होती है रहने के लिए, पढ़ने के लिए। खैर, ये जो भी था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा समझा है कि शायद विद्यार्थियों को कुछ नया मिल जाए मेरे बारे में कुछ जानकर, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है ये। दोस्तों, जब जोधपुर आए तो एक उम्मीद लेकर के आए थे कि कुछ नया करेंगे, एक नया जो है जीवन में एक नया सूर्य आएगा, एक नई रोशनी आएगी। उस उम्मीद के साथ जब यहाँ पढ़ना शुरू किया, काम करते कुछ छोटा मोटा और उसके साथ पढ़ाई जारी रखी। घर से बड़ी प्रेरणा मिलती थी। बड़े भाई साहब, पिताजी पढ़े लिखे किसान रहे हैं, किसानी का काम भी किया और भी बहुत सारे काम किए। खैर, ये सब तो सभी व्यक्तियों के जीवन में ऐसा होता ही है कि उनको संघर्ष करना पड़ता है। खैर, उस बात को यहाँ पर नहीं दोहराएंगे। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने कहा, महेंद्र क्या काम करते हो? तो मैंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम कामयाब होना चाहते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पढ़कर कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा का एक काम करना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाने का काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लिए और पढ़ते पढ़ते पढ़ाने लग गए, इस मुकाम तक पहुँचे। सैकड़ों एग्ज़ाम दिए, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बने, वर्षों संघर्ष किया, कंटिन्यूटी बनाए रखी, घर से मनोबल बढ़ता रहा, अच्छे मित्र मिले। और दोस्तों, एक बहुत जो बात जिसे मैं बहुत हृदय से स्वीकार करता हूँ संपत जी, इस जोधपुर में मुझे है ना, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे शिक्षक बहुत अच्छे मिले। ये भाग्य से मिले हैं या घर परिवार की कोई ऐसा कोई पुण्य था जिसका लाभ मिल गया। जीवन में अच्छे गुरु मिले और उन अच्छे गुरुओं को मैं इस प्लेटफॉर्म से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ पाया। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद स्कूली शिक्षा से होते हुए प्रशासनिक सेवा का एक शौक भी था, लेकिन उसके बाद विश्वविद्यालय का मैं शिक्षक बन पाया। उसके लिए मैं से विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, पढ़ते पढ़ाते वक्त आगे बढ़े। तो ये एक दास्तान थी जिसके माध्यम से मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक बना। लेकिन आज भी इस उम्मीद के साथ बैठे हैं, एक मन में ऐसा भाव लेकर के बैठे हैं कि दूर दराज के जो किसान परिवार से, गाँव से बच्चे जो जोधपुर आते हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से उन्हें प्रेरित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि उनको कम समस्याएं आएं और जल्दी सफलता मिले। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया था कि शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है और आज के जिस समय में प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को अगर कोई वास्तव में एक अच्छा
शिक्षक मिल जाए जो उनको सही रास्ता दिखा दे, जी जी, तो हर एक विद्यार्थी अपन सफलता में बहुत जल्दी सफलता बिल्कुल हासिल कर सही लेगा। बात है ये, बिल्कुल निश्चित बात है। संपत जी, कामयाबी में व्यक्ति की जितनी मेहनत होती है विद्यार्थी की, उस मेहनत में एक अच्छे गुरु का मिल जाना, कहना चाहिए ये सोने में सुहागा है। ये उसकी मेहनत में कहना चाहिए 4 चाँद लगाता है और व्यक्ति को जल्दी कामयाबी मिलती है। मैं है ना देखिए, जैसा मैंने अभी इस यूट्यूब की दुनिया में देखा है, पिछले डेढ़ 2 महीने में ही आपने 50,000 की विद्यार्थियों तक पहुँच बनाई है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि धन्यवाद आप सर। विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं और जो आपकी कहना चाहिए आपके अंदर एक शिक्षक ज़िंदा है, एक विद्यार्थी ज़िंदा है। मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे कि विद्यार्थियों के हित में इसी तरीके से आप काम करते रहेंगे, जैसा कि ऑनलाइन सारथी प्लेटफ़ॉर्म से हो रहा है। बिल्कुल सर। जैसे कि सर ने बताया था और मैंने जब 1 डेढ़ महीने पहले ये शुरू किया था, एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया था, जिसका प्यार आज तक मिल रहा है और जैसे-जैसे हमारे विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ऑनलाइन सारथी यूट्यूब के ऊपर सर हमारा एक ऐसा परिवार है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं और मैं बता दूं कि सर अभी हिंदी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर, और अभी राजस्थान में जितनी भी जो वैकेंसी हो रही है सर, जी सर। उसमें पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं हिंदी सब्जेक्ट का अनिवार्य हो गया है। हाँ, लगभग ऐसा होता है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर की बात करें या राजस्थान के अंदर जैसे कोई सेकंड ग्रेड हिंदी की बात करें, तो जिसमें हिंदी एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में हो गया। इसके लिए सर विद्यार्थियों को क्या संदेश है? अ, देखिए दोस्तों, वैसे एक बात आपने बहुत ठीक कही, मैं उसको और ठीक कर लेता हूँ। यदि हम बात करें तृतीय जो जिसे अपन थर्ड ग्रेड कहते हैं, उस कैडर की बात करें या चाहे लिपिक ग्रेड की बात करें, वहाँ से लगा कर के आरपीएससी के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन होता है, यानी कि आरएएस मेंस का जो पेपर होता है, भाषा की जो दक्षता को जांचता है, वहाँ तक अमूमन राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का पाठ्यक्रम होता है और विशेष करके हिंदी व्याकरण का उसमें पाठ्यक्रम होता है। दोस्तों, देखिए आज समय बहुत तेज़ी से बदला है। कई बार विद्यार्थी संपत जी ऐसा फ़ोन आता है, कभी मैसेज आता है, सर ये एक प्रश्न जो है विवादित रहा है, इसका हमें प्रामाणिक उत्तर दीजिए। बिल्कुल सर। तो मन में ऐसा आता है कि बच्चा प्रामाणिक उत्तर मांग रहा है तो उसे क्यों नहीं पता है कि ये कहाँ मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, नए शिक्षक आ गए, नई पुस्तकें आने लग गई, लेकिन आरपीएससी की बात करें या और किसी भर्ती आयोग की बात करें, जो इस लेवल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाते हैं सर, वे जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, उनके लिए जो आधिकारिक पुस्तकें होती है, उसको मैं बहुत कहना चाहिए विनम्रता से इस बात को स्वीकार करते हुए आप सबको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें पढ़ें। एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो सिलेबस में चलता है, उनको पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें हिंदी के लिए विशेष करके सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले या और आरएएस की तैयारी करने वाले, एलडीसी की तैयारी करने वाले, तो उन सभी दोस्तों को प्रामाणिक हिंदी के लिए दोस्तों देखिए, एक तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय से जो देवनागरी लिपि का मानकीकरण और वर्तनी निकलती, उसका अध्ययन करना चाहिए, जो कि लेटेस्ट यानी कहना चाहिए कि जो समसामयिक या आज जो हिंदी का रूप है वहाँ पढ़ने को मिलता है। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा जो होती है ना दोस्तों, वो प्रशासनिक कामकाज की होती है और सरकारी कहना चाहिए संरक्षण की भाषा होती है। तो उसको एक सांचे में निश्चित किया जाता है और उसको ठीक करने के लिए एक संस्था होती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये वे कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सही है और ये गलत है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो अपन कहें देवनागरी लिपि का मानकीकरण है, वर्तनी है, उसको जरूर देखना चाहिए। एक पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा हमें ये कहना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरे गुरु भी रहे हैं प्रोफेसर सौंदान चारण सर, उनके द्वारा नवीन हिंदी व्याकरण, मैं कहूँगा कि ये एक प्रकार से धर्म ग्रंथ की दृष्टि से है हिंदी व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। बेसिक उससे बहुत अच्छा होता है। कामता प्रसाद गुरु का नाम लेना चाहूँगा, चूँकि कहना चाहिए हिंदी का पहला ग्रंथ ही उन्होंने लिखा, व्याकरण ग्रंथ, और हिंदी के पाणिनि के रूप में भी उनको जाना जाता है। आज भी अगर कई बच्चे आपत्तियां लगाते हैं तो उसका प्रमाण वही पुस्तक बनती है। तो दोस्तों, प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बाकी तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे ज़रूर बचना चाहिए। साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कहना चाहिए चाहे कॉलेज लेक्चर की तैयारी करें, सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि वे प्रामाणिक पुस्तकें जो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में चलती हैं उन्हीं कृतियों को पढ़ना चाहिए, उन्हीं के माध्यम से आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए। अन्य पुस्तकों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उससे ज़रूर दूरी बनाए रखें। आपको कम समय में अधिक चीज़ें मिलेगी और आपको लाभ ज़रूर होगा। नेक्स्ट। बिल्कुल सर, काफ़ी विद्यार्थी ये जानना चाहते थे कि वास्तव में एक पुस्तक पढ़ने का आधार क्या होना चाहिए। तो जैसे सर ने बताया था ना अभी, इसी प्रकार मैं बता दूं कि जैसे सर ने कॉलेज शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, इसके साथ साथ जोधपुर जैसे शहर में हजारों विद्यार्थियों के मार्गदर्शक रहे और आज हजारों विद्यार्थियों सर से शिक्षा लेने के बाद मार्गदर्शन के रूप में आज सफल हुए अलग अलग विभागों के अंदर। तो सर अभी कहीं ना कहीं जैसे ऑफलाइन की अपन बात करें तो इसी प्रकार जैसे राजस्थान के अंदर छोटी बड़ी कोई भी वैकेंसी आ रखी है जिसमें 17 लाख 16 लाख फॉर्म आते हैं, तो उस समय विद्यार्थियों को कैसे धैर्य बनाकर काम अपनी रणनीति से तैयारी करनी चाहिए? ये कितना रोचक विषय है संपत जी। 17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 5,000 पद उसमें आते हैं। बिल्कुल मतलब कई बार यूं कहें कि इतनी बड़ी संख्या को देख करके विद्यार्थी डर सा जाता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि फॉर्म जरूर भरे जाते हैं दोस्तों। फॉर्म भरने वालों की संख्या खूब होती है। कई बार विद्यार्थी अपने दोस्त को देख करके फॉर्म भर लेता है, कई बार पिताजी माताजी गुरुजनों को कहने पर फॉर्म भर लेता है। अप्लाई करना किसी प्रतियोगी परीक्षा में निकलने का कोई प्रमाण नहीं है। मेरा मानना है कि 5,000 पद बहुत होते हैं सर, और इस प्रकार की स्थिति में विद्यार्थी अगर अपना टारगेट लेकर के चलता है कि मुझे यहाँ निकलना है, तो उसे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा पहला मूल मंत्र तो यही रहेगा कि हमें उस पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी निरंतर करनी चाहिए। दूसरी बड़ी ये बात कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें, जैसे मैंने अभी बताया, उनका पहले चयन करें। यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो किस किस शिक्षक को पढ़ रहे हैं, उस शिक्षक का स्वयं का अपना क्या व्यक्तित्व है, कहाँ कहाँ उन्होंने कितना अनुभव लिया है, उसको जरूर देखें, ताकि उनकी कही हुई बात को जब आप मानते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में वो प्रश्न आ जाए, तो आप जब कोई गोला भर रहे होते हैं, यानी प्रश्न का के उत्तर का चयन कर रहे हो, तो आप में एक विश्वास होना चाहिए कि इसका जवाब देने वाला मेरे पास गुरु है। ये चैलेंज होगा तो भी मेरे पास में एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हेल्प करेगा। कुल मिलाकर के हमें पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, और साथियों इस प्रकार की संख्या को, भीड़ को देख करके नहीं घबराना चाहिए। भीड़ तो देखिए बहुत जगह पर होती है, लेकिन कामयाब होने वाले लोग तो वही होते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बताया सर आपने। और जैसे कि काफ़ी ऐसे बैच रहे जिसमें फर्स्ट ग्रेड बैच हो या राजस्थान सब इंस्पेक्टर का बैच हो, सर के साथ मुझे पढ़ाने का काफ़ी अनुभव हुआ और काफ़ी सीखने को भी मिला था उस समय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे हमने ऑफलाइन में तो काफ़ी पढ़ाया, उस समय जैसे हम एक ही चीज़ ऐसा अनुभव करते थे कि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको शिक्षा की बहुत ज़रूरत है पर वो हमारे तक पहुँच नहीं पाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने जब ऑनलाइन सारथी यूट्यूब शुरू किया था जी, तो हमने जैसे एक नॉर्मली राजस्थान के अंदर एक भर्ती को टारगेट किया था, पशु परीक्षण भर्ती को। जी जी जी। तो उसके ऊपर जैसे हमने ऑफलाइन बैचों के अंदर जो काम किया था सर, वो बिल्कुल मैं यहाँ पर ऑनलाइन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर वेरी किया गुड। था। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई दूंगा और विद्यार्थियों की तरफ से आपको कहना चाहिए, एक धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जैसा अभी आपने पहले बताया था, अभी हम चर्चा कर रहे थे तब, कि आपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो एप्लीकेशन बनाया है उसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता रहे, उनके अध्ययन का मूल्यांकन होता रहे, इसके लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज चलाई है? मैं इसके लिए सर मैंने ऑनलाइन सारथी एक ऐप बनाया जी। और उस ऐप के ऊपर विद्यार्थियों की जो पढ़ाई करने के बाद उनकी क्षमता परखने के लिए जी। मॉडल पेपर हैं वो भी हमने बिल्कुल एकदम फ्री डाले हैं ताकि हर विद्यार्थी इसका फायदा ले सके। संपत जी बहुत अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन एक बात और अच्छी लगती है कि ऐसा व्यक्ति कोई ग्रामीण परिवेश क्षेत्र से आया हुआ ही हो सकता है जिसने स्वयं कठिनाइयों को भोगा है, जो स्वयं दीपक की बाती बनकर के जो उजाला करता है। उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन जब भी आपका टेस्ट आता है, टेस्ट देना चाहिए। फिर ये 17 लाख की जगह अगर 70 लाख भी हो जाए ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर जिसका टारगेट फिक्स हो रखा है, तैयारी में निरंतरता है और एक सही मार्गदर्शक में आप तैयारी कर रहे हो, जी जी, तो फिर आपको कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता। सही। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज के इस युग के अंदर एक हिंदी भाषा को एक बिल्कुल सरल माध्यम से
लैंग्वेज होती हैं उसको वास्तविक भाषा के तरीके से बिल्कुल सरल माध्यम से जैसे सर ने विद्यार्थियों तक पहुंचाया है। और मेरे साथीगण काफ़ी सर से पढ़े हुए हैं और आज विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। तो सर वास्तव में एक अच्छे शिक्षक को तब जाकर सुकून मिलता है जब अपना पढ़ाया हुआ कहीं पे। क्या बात है। जी जी, देखिए संपत जी, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। पहले मैंने ये कहा था कि मुझे शिक्षक बहुत अच्छे मिले, लेकिन मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। कोई देवी कृपा से मुझे विद्यार्थी भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत बहुत और उन विद्यार्थियों की सफलता का जब संकेत मिलता है, कोई समाचार मिलता है, बहुत खुशी होती है दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना परिवार का, मेरा अपना कोई कामयाबी को प्राप्त कर गया है। और जब वो खुशी मिलती है तो मैं ये मानता हूँ कि एक शिक्षक का मार्गदर्शन उसके काम आता है, माता पिता का आशीर्वाद जब काम आता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिसने भी ये तय किया है कि मुझे अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा करना है, तो उनकी आंखों में एक बार देखिएगा, आपको नींद नहीं आएगी। और वो जो नींद उड़ेगी ना, वो चिंता की नहीं होगी, वो चिंतन की नींद होगी। और ऐसी चिंतन की नींद में आप उठेंगे और कहेंगे कि सर ने कहा था कि मुझे मेहनत करनी है। और ऐसे में आप उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए, जबकि उनका स्वप्न आपके जीवन के लिए है, आपका जो है भविष्य जो उज्जवल हो जाए, उसके लिए वो ऐसी अपेक्षाएं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें निरंतरता रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको और एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि विषय आ गया है। मेरे एक विद्यार्थी हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2010 में मेरे संपर्क में आए। बिल्कुल। और बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि मैं स्वयं उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहा था। मैं बार बार फेल हो रहा था, अनेक जगह पर निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि नौकरी तो हम लेके ही रहेंगे। ठीक बात है ना। और उन लोगों के लिए नौकरी लेना बहुत जरूरी हो गया था जो मुझसे ये सोचते थे कि जब उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारा कैसे होगा। तो मैंने कहा, अरे प्रभु ईश्वर मेरे पर कृपा कीजिए, नहीं तो और लोग निराश हो जाएंगे गांव में, घर परिवार में। खैर, तो 2010 में मिला एक व्यक्ति, 2023 में जब रिजल्ट आता है तो फर्स्ट ग्रेड बनता है, तो उस विद्यार्थी के लिए महेंद्र सर की आंखों में उस खुशी के आंसू आते हैं दोस्तों। बिल्कुल सर, सही। और विद्यार्थी को फोन करता हूं मैं कि बेटा रिजल्ट आ गया है, आज तुम्हारा चयन हो गया, उसमें अपना रिजल्ट देख लो। क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि आज मेरा बच्चा निश्चित रूप से उस प्रतियोगी परीक्षा को पास कर गया होगा। तो बच्चा कहता है कि सर मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा है। रिजल्ट नहीं देखा है। मैंने कहा आज आपके ऊपर पूरी कृपा बरसेगी, आप देखिए उसको। और साथियों, 2 मिनट बाद बच्चे का फ़ोन आता है, विद्यार्थी का, और कहता है सर हो गया, मेरा चयन हो गया है। मैंने उससे कहा कि सबसे पहले अपनी मदर को फ़ोन कीजिए, अपनी माँ को फ़ोन कीजिए, ठीक है ना। अपने पिता को बताइए, अपने भाइयों को बताइए, जो वर्षों से आपके करीबन 15 वर्षों से आपका सहयोग कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल सर, ये शाश्वत सत्य है। उस व्यक्ति को जरूर सफलता मिलेगी जो निरंतर लगातार उस प्रक्रिया में शामिल होगा। लेकिन जो पार्ट टाइम लेकर के चलेगा, परीक्षा आती है, 2 महीने पढ़ लिए, 4 महीने पढ़ लिए, फिर वापस कहीं और चले गए, इधर उधर आ गए, तो मैं सोचता हूं कि फिर वो निरंतरता नहीं रहती है, परिणाम नहीं आएगा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। तो कुछ लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य के वहां तक पहुंचने के कुछ साधन तय करें और उन साधनों को लेकर के अपनी मेहनत करें। तो साथियों, मेरा अनुभव कहता है कि निश्चित सफलता मिलेगी। आप मुझे ही देख लीजिएगा ना, जब मैं ऑरेंज के पास पहुंच गया था, जब सारी उम्मीद जो है अंधेरे में जा रही थी, लेकिन माँ कहती थी बेटा तेरा चयन जरूर होगा। और तब कहीं जाकर के एक बड़ी भर्ती परीक्षा में मेरा चयन हुआ। मैं देखता हूं कि उन सभी विद्यार्थियों को लगातार मेहनत करनी चाहिए, परिणाम जो है सकारात्मक रहेगा। जैसे कि सर ने बताया था, वास्तव में एक शिक्षक का सबसे बड़ा धन होता है उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सफल होना। और उस दिन जब विद्यार्थी सफल होता है तो एक अलग ही खुशी आती है अंतरात्मा से कि हमने मनुष्य जन्म आकर एक वास्तव में कोई अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। तो सर, आज आपने आपका जो कीमती समय हमें दिया है, इस हमारे YouTube परिवार को जो मार्गदर्शन किया है, इसलिए YouTube परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा सर। संपत जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा उल्टा, इस बात के लिए कि आपने इतने सारे बच्चों से बात करने का एक अवसर दिया, मौका दिया। क्योंकि देखिए, शिक्षक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, जहां अवसर मिल जाए छात्रों से बात करो। और इसी को ही मैं अपना
धर्म, कर्म और देश सेवा सब इसी में शामिल हैं। तो उल्टा ये कहना चाहिए कि आज आपने मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने इतने सारे विद्यार्थियों से मिलने का अवसर दिया, बात करने का मौका दिया। निकट भविष्य में भी आशा करता हूँ कि जब भी आपको लगे कि सर कोई बात करनी है तो निश्चित रूप से आपका जब भी संदेश आएगा मैं दौड़ा चला आऊँगा विद्यार्थियों से बात करने के लिए। और आज के इस सेशन के लिए मैं आपके इस पूरे ऑनलाइन सेटअप को बनाने में, अपने को इस विद्यार्थियों से बात करने में जोड़ने के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।